शहर के बाहर एक पुराना बंद पड़ा हुआ सरकारी मानसिक अस्पताल था, जिसे लोग सिर्फ एक नाम से जानते थे, आखिरी कमरा। कहते थे वहां जो भी गया या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस ही नहीं आया। मैं उस जगह पर सिर्फ एक वजह से गया था। मेरी बहन वहां आखिरी बार देखी गई थी। वो अस्पताल साल 1970 में बंद हुआ था। कहानियां थीं कि वहां के डॉक्टर मरीजों पर अजीब एक्सपेरिमेंट्स करते थे। कुछ लोग कहते थे कि वहां के बेसमेंट में कुछ ऐसा था जो इंसान की आत्मा को निकालकर उसकी जगह कुछ और भर देता था। मैंने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब मेरी बहन गायब हो गई तो मुझे पता चला कि वो आखिरी बार इसी जगह के आसपास देखी गई थी। रात के 11 बजे थे जब मैंने उस जगह के मुख्य गेट को पार किया। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की गंध, लेकिन इसमें कुछ और भी मिला हुआ था, कुछ सड़ा हुआ, कुछ मरा हुआ। मेरे कदम धीमे पड़ने लगे थे। गेट के पास ही एक पुराना साइन बोर्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट, लेकिन कुछ अक्षर गायब थे और बाकी जंग खाए हुए थे। अंदर घुसते ही हवा भारी लगने लगी थी, जैसे दीवारों ने सांस लेना भूल दिया हो। मेरे फेफड़ों में हवा जाने में तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कुछ इनविजिबल पार्टिकल्स तैर रहे हों जो मेरी सांस को रोक रहे हों। मैंने अपने गले को साफ करने की कोशिश की, लेकिन आवाज भी यहां अजीब तरीके से गूंज रही थी। मुख्य इमारत तक पहुंचने का रास्ता टूटी हुई ईंटों और कांच के टुकड़ों से भरा था। हर कदम पर जमीन से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई नीचे से खरोंचों से बाहर निकलना चाहता हो। यह आवाज सिर्फ मेरे कदमों की वजह से नहीं थी। जब मैं रुकता था तब भी ये आवाज आती रहती थी, धीमी, लगातार, जैसे कोई अपने नाखूनों से जमीन खोद रहा हो। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी भी यहां अजीब लग रही थी, जैसे अंधेरा उसे निगल जाना चाहता हो। पहली मंजिल पर पहुंचकर मैंने देखा कि दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके हुए थे, कुछ मरीजों की तस्वीरें, कुछ डॉक्टरों की। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर तस्वीर में चेहरे धुंधले हो गए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटाने की कोशिश की हो। कुछ तस्वीरों में सिर्फ आंखें बची थीं जो मुझे घूरती हुई लग रही थीं। मैं आगे बढ़ता गया, हर कमरे को देखता गया। कुछ कमरों में अभी भी पुराने बिस्तर पड़े थे, कुछ में टूटी हुई कुर्सियां। एक कमरे में मुझे लगा जैसे कोई सो रहा है, लेकिन जब मैंने करीब से देखा तो वहां सिर्फ एक पुराना कंबल था। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर मुझे एक लंबा कॉरिडोर दिखा। इसके दोनों तरफ कमरे थे और हर कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजों के फ्रेम्स में जंग लगी हुई थी और कुछ दरवाजे अपने हिंजेस से लटक रहे थे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कॉरिडोर की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में। मुझे यहां से निकालो, वे हमें बदल देते हैं, यहां कोई नहीं मरता, सिर्फ रिप्लेस होता है। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो आवाज आती रही, धीमे धीमे कदमों की आवाज, जैसे कोई बहुत सावधानी से चल रहा हो ताकि पकड़ा ना जाए। मैंने अपनी सांस रोकी और ध्यान से सुना। आवाज रुक गई। जैसे ही मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, वो आवाज फिर शुरू हो गई। ये पैटर्न कई बार रिपीट हुआ। कॉरिडोर के अंत में मुझे एक छोटा सा कमरा दिखा जिसमें एक पुरानी मेज पड़ी थी। मेज पर एक रजिस्टर रखा था। उसके पेजेस पीले पड़ चुके थे और कुछ जगह फटे हुई भी थे। मैंने उसे खोला तो देखा कि उसमें सभी मरीजों के नाम कटे हुए थे, काली स्याही से, मोटी लाइनों से। हर नाम के सामने एक डेट थी, एडमिशन की डेट और डिस्चार्ज की डेट। लेकिन डिस्चार्ज की डेट सभी में सेम थी, जैसे सभी को एक ही दिन छोड़ा गया हो। लेकिन सबसे नीचे एक नाम छोड़ा गया था, मेरा नाम। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहां पहली बार आया था और मेरे नाम के सामने सिर्फ एडमिशन डेट लिखी थी। आज की डेट, डिस्चार्ज डेट का कॉलम खाली था। मैंने पन्ने पलटे तो देखा कि हर पेज पर यही पैटर्न था, नाम कटे हुए, डेट्स सेम, और हर पेज के अंत में एक नया नाम जोड़ा गया था। अचानक लाइटें बंद हो गई। मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अंधेरे में मुझे अपनी सांसों के अलावा कुछ और भी सुनाई देने लगा, जैसे कोई मेरे कानों के बिल्कुल पास खड़ा हो। एक धीमी, रुक रुक कर आने वाली सांस की आवाज। ये सांस ठंडी थी, जैसे कोई बर्फ के टुकड़े को हवा में उड़ा रहा हो। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो सांस मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। फिर मुझे दीवारों पर चिपकी पुरानी तस्वीरें दिखने लगीं।
वे धीरे धीरे हिलमिलाने लगीं। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे जैसे मेरी आंखें अंधेरे में ढलती गईं, मैंने देखा कि हर तस्वीर में चेहरा मेरा ही था, लेकिन आंखें खाली थीं, जैसे उनमें रूह ही ना हो। कुछ तस्वीरों में मैं मुस्कुरा रहा था, कुछ में रो रहा था, कुछ में चीख रहा था, और कुछ में मैं बिल्कुल इमोशनलेस था, जैसे कोई मैनेकिन हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये तस्वीरें अलग अलग एजेस में मेरी थीं। कुछ में मैं बच्चा था, कुछ में टीनेजर, कुछ में अभी जैसा हूं, और कुछ में बूढ़ा, जैसे किसी ने मेरी पूरी जिंदगी को कैप्चर कर लिया हो। और हर तस्वीर के नीचे एक डेट लिखी थी, भविष्य की डेट्स, जैसे मेरा फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका हो। मैं भागने लगा, लेकिन हर कॉरिडोर मुझे घुमा फिराकर वहीं ले जा रहा था, एक लोहे का दरवाजा जिसके ऊपर खून से लिखा था आखिरी कमरा। मैंने कई बार कोशिश की, अलग अलग रास्ते लिए, लेकिन हर बार मैं उसी दरवाजे के सामने पहुंच जाता था। ये बिल्डिंग का लेआउट ही बदल रहा था, जैसे कोई मेज हो जो अपने आप को रीअरेंज कर रहा हो। हर बार जब मैं उस दरवाजे के सामने पहुंचता था तो खून से लिखे गए वर्ड्स थोड़े और क्लियर हो जाते थे। पहली बार वे धुंधले थे, दूसरी बार थोड़े साफ, तीसरी बार और भी साफ, जैसे कोई उन्हें फ्रेश कर रहा हो। दरवाजे के पास पहुंचकर मुझे एक अजीब सी गंध आने लगी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। लेकिन ये सिर्फ सड़ने की गंध नहीं थी, इसमें कुछ केमिकल की गंध भी मिली हुई थी, जैसे हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाले डिसइंफेक्टेंट्स की। दरवाजे पर एक छोटी सी खिड़की थी। मैंने उसमें से झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक मुझे लगा जैसे कोई अंदर से मुझे देख रहा है। दो चमकती हुई आंखें जो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थीं। वे आंखें मेरी जैसी ही थीं, लेकिन उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। वो ठंडा था, बर्फ की तरह ठंडा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर से एक तेज हवा निकली, और उस हवा के साथ एक आवाज आई, मेरी बहन की आवाज। वो मदद के लिए चीख रही थी, भैया मुझे यहां से निकालो, वे मुझे बदल रहे हैं, मैं अब वो नहीं हूं जो पहले थी। अंदर जाकर मैंने देखा कि कमरा बहुत छोटा था। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। ये निशान सिर्फ रैंडम स्क्रैचेस नहीं थे, ये कुछ पैटर्न बना रहे थे, जैसे कोई लैंग्वेज हो। फर्श पर खून के धब्बे थे जो अभी भी ताजे लग रहे थे, और कमरे के बीच में मुझे मेरी बहन दिखी, या जो उसका बचा कुचा हिस्सा था। उसकी बॉडी जमीन से बंधी हुई थी, उसकी आंखें दीवार पर लिखे हुए चेहरों को घूर रही थीं। वे चेहरे हिल रहे थे, जैसे जिंदा हों। मेरी बहन की आंखों में कोई चमक नहीं थी, वो सांस ले रही थी, लेकिन जैसे मशीन की तरह, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जब उसने मुझे देखा तो उसके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। तभी मुझे समझ आया, ये जगह लोगों को नहीं मारती, उन्हें रिप्लेस करती है। यहां जो भी आता है वो यहीं का हो जाता है, और बाहर की दुनिया में उसकी जगह कोई और ले लेता है। मेरी बहन यहां थी, लेकिन बाहर कोई और मेरी बहन बनकर जी रहा था, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, मेरी जिंदगी में। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, कमरा खुद बंद हो चुका था। दरवाजे पर अब कोई हैंडल नहीं था। दीवार पर एक नया नाम उभर रहा था, मेरा नाम, और रजिस्टर का आखिरी पन्ना खुद ब खुद भर चुका था। मेरे नाम के सामने अब डिस्चार्ज डेट भी लिख गई थी, कल की डेट। मैंने दीवार को धक्का दिया, चीखा, रोया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरी आवाज भी यहां अजीब लग रही थी, जैसे कोई और मेरी आवाज में बोल रहा हो। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी सांस धीमी होती जा रही है। मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं अपने आप को भूलने लगा था, मेरी मेमोरीज फेड होने लगी थी। मुझे अपना नाम भी याद नहीं रह रहा था। बाहर सुबह हो चुकी थी, शहर के लोग अपने काम में व्यस्त थे। किसी को पता नहीं था कि असाइलम के अंदर एक नया मरीज जाग चुका था, मैं। और बाहर की दुनिया में मेरी जगह कोई और ले चुका था। कोई और मेरे घर गया था, मेरे पेरेंट्स से मिला था, मेरी जिंदगी जी रहा था। वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था, मेरी तरह बोलता था, मेरी सारी मेमोरीज रखता था, लेकिन वो मैं नहीं था। अब मैं यहां हूं, इस आखिरी कमरे में, मेरी बहन के साथ। हम दोनों यहां हैं, लेकिन हम दोनों यहां नहीं हैं। हमारी जगह बाहर कोई और है, और यह सिलसिला चलता रहेगा जब तक कोई और यहां नहीं आएगा, जब तक कोई और अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने दोस्त को ढूंढने नहीं आएगा, और वो भी यहीं फंस जाएगा जैसे हम फंसे हैं।
ये जगह हमेशा भूखी रहती है, हमेशा नए लोगों की तलाश में रहती है, और जो भी यहां आता है वो यहीं का हो जाता है, हमेशा के लिए। मैं अब सिर्फ एक शैडो हूं, एक एम्प्टी शेल हूं। मेरी असली जिंदगी कोई और जी रहा है, और मैं यहां हूं, इस अंधेरे में, इस सन्नाटे में, हमेशा हमेशा के लिए।